गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंतर्गत मजदूरी सिद्धांत में कल अपने मजदूरी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मजदूरी के एक नए सिद्धांत की स्थिति जिसमें बाज़ार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो। तो ऐसी स्थिति में फर्म की मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है और स्पेशली उद्योग में और फर्म की दोनों स्थितियों के अंतर्गत हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे कि जहां श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग होती है और वह पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, जहां वस्तुओं बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी होती है और साधन बाजार यानी श्रमिकों के अंतर्गत भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति का मतलब यह है कि सभी श्रमिकों की स्थिति एक सी होती है। तो इस स्थिति के अंतर्गत हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की यदि स्थिति हो तो कीमत का निर्धारण या मजदूरी का निर्धारण होता है। इसे आप ध्यान से पढ़ने समझने का प्रयास करें, जिसमें यह है कि साधन बाजार और वस्तु बाजार दोनों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हम मान कर चलते हैं। ऐसे बाजार में श्रम को काम पर लगाने वाली अनेक फर्में होती है और दूसरी तरफ श्रम बाजार में भी अनेक श्रमिक होते हैं। जैसे भारत में खेती और श्रमिकों के संबंध में भी प्रायः ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मजदूरी उद्योग के श्रम के मांग वक्र और पूर्ति वक्र से निर्धारित होती है। जैसा कि हम आगे डायग्राम में आपको और स्पष्ट करेंगे कि जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी का निर्धारण है वह एक उद्योग के मांग वक्र और पूर्ति वक्र से तय होता है। अब हम लेते हैं उद्योग का मांग वक्र क्या है। तो श्रम के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में भी इसे बताया था कि उद्योग में श्रम का मांग वक्र विभिन्न फर्मों के श्रम के मांग वक्रों का यानी ढलते हुए एमआरपी वक्रों के योग से बनता है। यानी उद्योग का जो लेबर का मांग वक्र होगा वो फर्मों के श्रम के मांग वक्र का योग होगा और वह भी प्रत्येक फर्म के एमआरपी वक्र का गिरता हुआ हिस्सा यदि हम सब फर्मों का जोड़ें तो वह उद्योग का मांग वक्र कहलाता है। आपको जो वीडियो के अंतर्गत बताया जा रहा है, आप चाहें तो ये डायग्राम साथ साथ नोट करते जाएं और मैं इस चीज़ को और अधिक स्पष्ट करता हुआ अपने वीडियो में चलता रहूँगा। श्रम की मांग आपको पहले भी मैंने बताया था, डिराइव डिमांड होती है। यह वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है, यानी श्रमिकों की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि श्रमिकों के द्वारा जो उत्पादित किया जाएगा उन वस्तुओं की मांग कैसी होती है। श्रम की मांग वस्तु की मांग पर निर्भर है जिसके निर्माण से श्रम लगाया जाता है, और यदि वस्तु की मांग अधिक होगी तो उसमें निश्चित रूप से अधिक श्रमिक लगाए जाएंगे। इसके अलावा यह तकनीकी दशाओं पर भी श्रम की मांग निर्भर करती है। यदि साधनों के संयोग का अनुपात स्थिर रहता है तो श्रम की एमआरपी तेज़ी से गिरती है, और यदि साधनों का अनुपात परिवर्तनशील होता है तो अतिरिक्त श्रमिक लगाकर उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है और एमआरपी धीरे धीरे गिरती है। इसके अलावा यह अन्य साधनों की कीमतों पर भी निर्भर करती है। यदि पूंजी की कीमत यानी ब्याज बढ़ जाता है तो उद्योगपति पूंजी के स्थान पर श्रम को प्रतिस्थापन करेंगे, यानी श्रम की मात्रा अधिक लगाएंगे। उद्योग में श्रम का मांग वक्र नीचे की ओर झुकता होता है, जिसका अर्थ यह है कि कम मजदूरी पर अधिक श्रमिकों की मांग की जाती है और अधिक मजदूरी, जैसा कि वस्तु में भी होता है मांग वक्र के बाएं से दाएं ओर गिरता हुआ होना पाया जाता है, उसी प्रकार श्रम का मांग वक्र भी जो है वह यह दर्शाता है कि यदि मजदूरी कम है तो अधिक श्रमिकों की मांग की जाएगी और यदि मजदूरी अधिक है तो कम श्रमिकों की मांग की जाएगी। फिर ये तो हुए मांग वक्र के बारे में कि एमआरपी वक्र का गिरता हुआ हिस्सा होता है और फर्म के मांग वक्रों का योग उद्योग का मांग वक्र होता है, और गिरता हुआ मांग वक्र ये बताता है कि कम मजदूरी पर अधिक श्रमिकों की मांग की जाती है। अब हम उद्योग की पूर्ति वक्र की बात करते हैं तो व्यापक अर्थ में श्रम की पूर्ति श्रमिकों की संख्या और उनके काम की अवधि और उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। पूर्ति किस बात पर निर्भर करती है कि श्रमिक कितने हैं, इसके अलावा वो कितने घंटे काम करते हैं, इसके अलावा उनमें कार्य की कुशलता कितनी है, इन बातों पर पूर्ति वक्र निर्भर करता है। और श्रमिकों की संख्या, जनसंख्या की वृद्धि दर, दूसरा श्रमिकों के बाहर से आने और बाहर जाने पर निर्भर करता है।
काम की अवधि इस बात पर आश्रित होती है कि श्रमिक जीवन में कितने वर्ष तक काम करते हैं, एक वर्ष में कितने दिन या कितने घंटे काम करते हैं। यह सब हम उन श्रमिकों की कार्यकुशलता और श्रमिकों के जन्मजात गुणों, उनकी स्वास्थ्य शक्ति, किस गहनता और रुचि से कार्य करते हैं, ये सब श्रमिकों की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। और श्रम का पूर्ति वक्र जो है वह दाहिनी और ऊपर की तरफ उठता हुआ है, जिसका आशय यह है कि मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ती है। लेकिन बहुधा यह भी देखना आता है कि श्रम का पूर्ति वक्र के बारे में कहा जाता है कि एक बिंदु के बाद वो पीछे की ओर मुड़ता है। यानी आप इस रेखा चित्र में भी देखेंगे कि जो ये श्रम का पूर्ति वक्र है वह सी बिंदु के बाद बैकवर्ड बेंडिंग है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि श्रमिक एक सीमा के बाद मजदूरी बढ़ने पर भी पूर्ति नहीं बढ़ती है, वह आराम के घंटों को बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में वह अधिक घंटे काम कर सकते हैं, अर्थात अवकाश के स्थान पर अधिक काम को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन मजदूरी के बढ़ने से एक व्यक्ति अधिक अवकाश भी चाहने लग सकता है, इसे आय प्रभाव कहते हैं। यानी मजदूरी बढ़ने पर अधिक काम करना तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है, और दूसरा मजदूरी के बढ़ने पर वह आराम के घंटे बढ़ा देता है, अधिक अवकाश भी चाहने लग जाता है, तो उसे हम आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट कहते हैं। और ऊंची मजदूरी पर अधिक वस्त्र, उत्तम भोजन और अन्य उपभोग वस्तुओं की भांति उसके लिए विश्राम की भी मांग बढ़ जाती है। और मैंने अभी कहा सी बिंदु के बाद में जो है यह पूर्ति वक्र जो है बाईं ओर बेंडिंग होने लगता है ऊपर की तरफ, अर्थात आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। सी के बाद में आय प्रभाव जो है, यानी यहाँ आराम के घंटे, अवकाश के घंटे अधिक महत्व दिए जाने लग जाते हैं, तो आय प्रभाव है वह प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावी हो जाता है। फिर इसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि मजदूरी का निर्धारण है वह उद्योग के मांग और पूर्ति वक्र की परस्पर शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। और वह आपको इस रेखा चित्र में जैसे बताया गया है कि ये रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में एस एस जो है वह उद्योग का पूर्ति वक्र है, और डी डी जो है वह उद्योग के लिए श्रम का मांग वक्र है। और यहाँ पर साम्य मजदूरी की दर क्यू यानी आप कह सकते हैं क्यूपी तय होती है, और यहाँ पर क्यूपी पर श्रम की मात्रा जो है वह ओपी लगाई जाती है। और इस श्रम के संतुलन बिंदु से ही जहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो ये श्रम का जो है उद्योग के फर्म की स्थिति के अंतर्गत बताया गया है। जो आपका ये वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में AW बराबर MW है, यानी एवरेज वेज बराबर मार्जिनल वेज, और ऐसी स्थिति में MR वक्र जो गिरता हुआ है वह बी बिंदु पर MW को काटता है, और वहाँ पर जो मजदूरी की दर तय होती है वह आप कह सकते हैं OA या QB के बराबर है। लेकिन यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट जो हो रहा है, मिल रहा है, वह QC के बराबर हो रहा है, अर्थात फर्म को BC या आप कह सकते हैं ABCD के बराबर यहाँ फर्म को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यह भी देखना पड़ता है कि कई बार उद्योग है वह न लाभ और न हानि की स्थिति में फर्में या उद्योग न लाभ अथवा न हानि की स्थिति में हो सकती है। उसके अंतर्गत आप ये दे सकते हैं कि जो ये आपका AW बराबर MW जो है, यहाँ मजदूरी की दर मान लेते हैं हम OW या आप कह सकते हैं QP है। ऐसी स्थिति में संतुलन की स्थिति है, यहाँ फर्म को न लाभ हो रहा है न नुकसान हो रहा है, अर्थात MRP पर Q और ARP सभी जो है वह बराबर है, और यानी जितना फर्म को मजदूरी फर्म जो है वो श्रमिक को मजदूरी देती है उतनी ही उसकी ARP है। अर्थात Q बिंदु पर मजदूरी की दर आप MRP और ARP दोनों बराबर है, और फर्म OP श्रमिकों को नियुक्त करती है। इसे न लाभ और न हानि की स्थिति प्राप्त होती है। मजदूरी की रेखा जो है AW चित्र में ARP वक्र को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे AW रेखा जो है मजदूरी वाली रेखा AW रेखा है, वह ARP बिंदु को Q पर स्पर्श करती है। दीर्घकाल में फर्म को घाटा होने से वह उत्पादन बंद भी कर देती है। यहाँ तो न लाभ और न हानि की स्थिति में है, और यदि किसी कारणवश यदि फर्म को घाटा होता है तो उत्पादन बंद कर देती है, और अतिरिक्त लाभ होने पर अन्य फर्में
बाजार में प्रवेश करती है और अतिरिक्त लाभ की स्थिति को स्वतः ही समाप्त कर देती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको यह जो चित्र है, यह मजदूरी का दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति बताई गई है कि दीर्घकाल में न तो फर्म को सामान्य से अधिक लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। यदि मजदूरी ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में अन्य फर्में प्रवेश करेगी और मजदूरी की दर को घटा देगी, और यदि मजदूरी कम है तो उद्योग जो दीर्घकाल में अपना लाभ यानी वो बंद कर देगा व्यवसाय। तो इस प्रकार आपको इस चित्र में यानी यहाँ पर जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा के अंतर्गत एक श्रमिक की मजदूरी की क्या स्थिति रहती है, जो हमने उद्योग के मांग और पूर्ति वक्र के आधार पर श्रम के ये उद्योग के मांग और पूर्ति आधार पर हमने फर्म के अंतर्गत की स्थिति देखी, और फिर इस स्थिति में फर्म को नुकसान हो रहा है। एक दूसरी स्थिति हमने देखी जिसमें जो है वह आपको न लाभ और न हानि की स्थिति के अंतर्गत बताया गया है। विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें और घर पर भी करने का प्रयास करें, डायग्राम को ठीक से समझने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आता है तो फ़ोन करके पूछें। हम एक नए वीडियो के साथ फिर जल्दी ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।